नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा बिहार दरोगा का सुपर सेट चल रहा है, सुपर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। और इसमें हमने 2 प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया है, उन सभी का नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं, जिसे कट ऑफ जो है 40 मार्क्स रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे और अपने स्कोर को जरूर कमेंट करके हम सबके साथ साझा करेंगे। चलिए बिना देरी के आज का जो वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ये किस ग्रंथ में कहा गया है बात हो रही है। तो देखिए, ये जो है ना, गीता में कहा गया है। सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अपने कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता ना करो, ये तो गीता का सार है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह क्या है? देखिए, तो वो जो है ना, ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस में से की जाती है? तो अस्किनी की जो पहचान है ना, ये देखिए चिन्नाब के रूप में किया जाता है। जो वैदिक नदी है अस्किनी, इसका नाम जो है अभी करेंट टाइम में इसे चिन्नाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले इसको अस्किनी के नाम से जाना जाता था। 4 नंबर, बौद्ध, हिंदू तथा जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ पे विद्यमान है? देखिए, ये जो एक साथ है ना, ये कहाँ है? एलोरा की गुफा में है। सी एब्सोल्यूट हमारे यहाँ सही हो जाएगा। 5 नंबर, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? देखिए, मौखरी शासकों की राजधानी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ थी? कन्नौज में। कन्नौज में मौखरी शासकों की राजधानी थी। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया? तो गढ़वाल वंश का वो शासक जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया, वो था देखिए विजय चंद्र। बी सही हो जाएगा हमारा। तो गढ़वाल वंश का जो विजय चंद्र था, इसने ही कन्नौज को अपने शक्ति का प्रमुख सेंटर बनाया हुआ था, ठीक है। सेंटर ये बनाया हुआ था कन्नौज को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था जो उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी? तो पृथ्वीराज चौहान ने देखिए संयुक्ता से शादी किया था, और संयुक्ता जो है पृथ्वीराज चौहान के शत्रु जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर माना जाता है? देखिए, दूसरा सिकंदर जो माना जाता है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको भी जो है ना, विश्व विजय की लालसा थी सिकंदर के जैसे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो एक मित्र था, फिर इसने इसको सुझाव दिया, इसने उसको समझाया कि देखो, तुम जो विश्व विजय की ओर जो बढ़ रहे हो, सबसे पहले अपना भारत को अच्छे से विजय कर लो, फिर विश्व विजय की ओर बढ़ना। तो उसके बाद इसने विश्व विजय को कुछ देर के लिए पोस्टपोन करा और फिर भारत विजय पे ये ध्यान देने लगा। लेकिन फिर अंततः फिर इसकी भी तो मौत हुई ही, ठीक है। तो जो बोला जाता है कि दूसरा सिकंदर किसको माना जाता है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी को ही माना जाता है। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से किसको दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो वो जो भाषा जिसको दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया, वो था देखिए फारसी को। सी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना था? तो लाख बख्श के नाम से जो है ना, देखिए दिल्ली का वो सुल्तान जो लाख बख्श के नाम जाना था, वो था देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों लाख बख्श इसको बोला जाता था? इसलिए क्योंकि ये लाखों का दान दिया करता था, इसलिए ये दिल्ली का जो सुल्तान है, इसको लाख बख्श बोल के पुकारा जाता था। 11 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो जिसे लघु वेद तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, वो है देखिए कुरल। कुरल ये तमिल ग्रंथ है जिसको लघु वेद भी कहा जाता है, यानी छोटा वेद भी कहा जाता है। 12 नंबर देखते हैं, शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित है? ये देखिए, फिरदौसी जो है ना, ये महमूद गजनवी के दरबार में था, ठीक है। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। फिरदौसी, महमूद गजनवी, बी एब्सोल्यूट करेक्ट। 13, मंगल पांडे सिपाही था। देखिए, किसका सिपाही, मतलब कौन से इन्फेंट्री का सिपाही था? तो मंगल पांडे देखिए 34वीं नेवी इन्फेंट्री, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री का ये सिपाही था मंगल पांडे। बी करेक्ट हो जाएगा। और 1857 का रिवॉल्ट सबको याद ही होगा, 1857 क्रांति, मंगल पांडे के मौत के बाद और इनके जो है आंदोलन के बाद, जब ये बगावत किए उसके बाद से ये भड़की थी। एक्चुअली देखिए, पहले से रोज था भारतीय जनता में, बहुत से सारे चीज़ों को लेके, है ना। पास्ट में बहुत सी चीज़ें हुई थी, जैसे सैनिकों को मतलब कोई निशानी आप अपने धर्म के हिसाब से नहीं लगा सकते। जैसे पंजाबी लोग होते थे, वो पगड़ी वगैरह पहनते थे, हिंदू कड़ा पहनते थे,
ठीक है, पंजाबी जो है अपने साथ कृपान रखते थे, कृपान उनको बैन कर दिया गया। हिंदू कड़ा वगैरह तिलक लगाते थे, उनको तिलक लगाना बंद कर दिया गया। मौलवी जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स दाढ़ी वाढ़ी रखते थे, उनको दाढ़ी रखना बैन कर दिया गया। तो बहुत पहले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो छोटी छोटी इकट्ठा होते 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 फिर बहुत बड़ा रूप ले ली, और वहीं 1857 का ग्रेट रिबेल है, जिसको हम 1857 की महान क्रांति के नाम से जानते हैं, राइट। 14 नंबर देखते हैं। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, ये कब आए थे भाई? तो ये जो भारत आया, देखिए, ये आया यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ ये भारत आया था, ठीक है। इसको इंग्लैंड से ही ये बिल्कुल नोटिस देके और हिदायत देके भेजा गया था। ये देखिए, भारत जो है ये डिवाइड नहीं होना चाहिए, और यहाँ जो है मतलब जो उग्रवादी जो संस्थाएं हैं इन सबको आप रोकिए और भारत को यूनाइट रखिए, कंट्रोल में रखिए ब्रिटिश शासन के। 15 नंबर, स्वतंत्रता के पूर्व यानी बाद असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो स्वतंत्रता के बाद जो बहुत सी रियासतें थी ना, लगभग 545 रियासतों के आसपास था, तो उसमें जो सबसे बड़ी रियासत थी ना, वो देखिए हैदराबाद रियासत थी, ठीक है। ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद रियासत उस समय सबसे बड़ी रियासत में से एक थी। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित किया? तो मजदूर आंदोलन जिस नेता ने संगठित किया था वो था, देखिए, बीपी वाडिया। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। बीपी वाडिया ने मजदूर आंदोलन को अच्छे से संगठित किया था। 17 नंबर देखते हैं, मंडाओ ने विद्रोह खड़ा किया कब? तो मंडाओ ने जो विद्रोह खड़ा किया था, ये किया था, देखिए, 1895 में। डी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे, देखिए, लाला लाजपत राय। सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से बात समझिए, सुन लीजिए, भारत ट्रेड यूनियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय, ठीक है। रॉलेट एक्ट का, ठीक है, रॉलेट एक्ट का भारतीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? इसका क्या रीजन था? तो इसका रीजन जो था बहुत इंपॉर्टेंट, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने वाला ये एक्ट था, ठीक है। इस वजह से रॉलेट एक्ट का भारतीय कांग्रेस ने विरोध किया था। चलिए 20 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो ये जो हुआ था, देखिए, ये रॉलेट एक्ट के गुस्से के वजह से ये हुआ था। रॉलेट एक्ट के वजह से जो गुस्सा था, जो कांग्रेस जो इस पे जो इसका वो कर रही थी, अगेंस्ट इसके जो प्रतिरोध कर रही थी, तो इसी में जालियांवाला बाग में इंडियंस यानी हम भारतीय लोग, देखिए, सौहार्दपूर्ण ढंग से शांति से वहां बैठ के हम लोग चुपचाप आंदोलन कर रहे थे। और उस दिन बैसाखी का भी दिन था, ठीक है, 13 अप्रैल का उस दिन था, बैसाखी का भी दिन था। लेकिन उससे पहले जो उस समय जो वहाँ के वायसराय थे, ठीक है, मुझे नाम एक्चुअली अभी क्लिक नहीं कर रहा है, तो वायसराय ने 2 दिन पहले ही ये अनाउंसमेंट किया था कि 3 लोगों से ज़्यादा कोई भी समूह बना के सड़क वड़क पे खड़ा नहीं रहेगा, ठीक। बट हुआ क्या था कि वो जो उसका जो नोटिस था या सर्कुलर था वो अच्छे से पूरे लोगों में फैला नहीं था। बहुत से लोग पंजाब के बाहर से भी आए थे उस सम्मेलन में, और वो लोग चुपचाप वहाँ बैठ के ये कर रहे थे। फिर जब जनरल डायर को वहाँ भेजा गया और वहाँ पे जाके जब वो अंधाधुंध जब फायरिंग करने लगा, तो वहाँ जब लोग आगे इधर उधर तीतर भीतर होकर जब भागने लगे और कुछ कुछ कुएं में भी गिर गए, तो इसमें लगभग 5 से 6 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वैसे सरकारी आंकड़ा तो बहुत कम ही दिखाया गया, बट 5-6 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो यही एक एक्चुअल रीज़न है, आप सबको कमेंट करके बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ उस समय वायसराय कौन था इंडिया का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या रीज़न है? तो उनकी जलवायु में जो डिफरेंस आता है उनकी ऊंचाई की वजह से आता है, ठीक है। समुद्र तल से, ये जो समुद्र तल है ना, इससे इनकी ऊंचाई की वजह से ये ऐसा होता है, ठीक। 22 नंबर देखते हैं, भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले जो हैं इंडो आर्यंस हैं, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के बारे में दृष्टि से सही है, ठीक है। जो यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो सही है वहाँ बात हो रही है, तो जो सही है, देखिए, उत्तर प्रदेश पहला है, पंजाब दूसरा, हरियाणा तीसरा है। सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिल्कुल।
24 देखते हैं, शिवालिक श्रेणियां की ऊंचाई क्या है। देखिए शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई है उसकी अगर हम बात करें तो ये है देखिए 850 से 1200 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांश प्रकार की होती हैं। अधिकांशतः किस प्रकार की होती हैं? देखिए तो ये अधिकांशतः जो है ना ये तलछटी प्रकार की होती हैं। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 25 देखते हैं, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल खंड था जिसे क्या कहा जाता था। देखिए उस विशाल खंड को जो कहा जाता था ना, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा डेफिनेटली, उसको देखिए पेंजिया कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी में कभी लगभग करोड़ों साल पहले, ठीक है, हजारों करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले एक ऐसा भूखंड था, मतलब पहले कॉन्टिनेंट वगैरह कुछ था नहीं, चारों तरफ सिर्फ सागर ही सागर, और बीच में क्या तो भूमि का टुकड़ा। ठीक है, और वहीं भूमि का जो टुकड़ा था ना उसको पेंजिया कह के बुलाया जाता था। बाद में फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा उसमें वोल्केनोज मतलब जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, फिर नीचे जो लावा जो रहते हैं उनके वजह से, तरलता की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए उनके जो क्रस्ट में खिंचाव हुआ वो टूटे, तो एक दूसरे से तैरते हुए इधर उधर जब जाके वो जब एक दूसरे जब तलछटी में जब आगे वो हिट हुए पहाड़ बाहर के, तो फिर वहां से अलग अलग कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब का निर्माण होता चला गया। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखते हैं, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। तो किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो आधार होता है वो होता है देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा। डी हमारा सही हो जाएगा। 28 देखते हैं, सौगान किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है। देखिए सौगान एक पौधा पेड़ है और ये सबसे ज़्यादा मध्य भारत में ये उगता है। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 29 देखते हैं, भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है। तो भारत में खाद की सर्वाधिक खपत देखिए ये पंजाब में होती है। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 30 देखते हैं, हरित क्रांति का अर्थ क्या है। देखिए हरित क्रांति का जो मतलब है ये क्या है, तो ये कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना, यही है हरित क्रांति का मतलब। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 31, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पे होती है। इसमें जो आम बहस जो होती है ये देखिए द्वितीय वचन में ये आम बहस होती है, इसी स्तर पर द्वितीय वचन के स्तर पे आम बहस होती है। भी सही हो जाएगा। 32 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 312 के तहत है। सी करेक्ट हो जाएगा। 33 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र देखिए ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 34, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो वो जो आर्टिकल जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है वो आर्टिकल है 143। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, कैबिनेट का मतलब क्या है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है। देखिए कैबिनेट का जो तात्पर्य है वो क्या है, तो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का मतलब होता है कैबिनेट। बी सही हो जाएगा। 36, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। ये भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन है जो अपने टर्म में कभी भी भारत के संसद में उपस्थित ही नहीं हुए थे। तो वो जो प्रधानमंत्री की बात करें, ऑप्शंस देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ये तो गए थे, बीपी गिरी ये भी हुए हैं, चंद्रशेखर जी ये भी हुए हैं। ठीक है, जो है जो प्रधानमंत्री है वो है देखिए चौधरी चरण सिंह जी, ये अपने टेन्योर में कभी भी संसद में उपस्थित ही नहीं हुए। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 37 देखते हैं, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। तो वो जो लोकसभा जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का था वो था देखिए 5वीं लोकसभा। ए सही हो जाएगा हमारा। 38 नंबर देखते हैं, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। तो समान नागरिक संहिता जो है ना ये देखिए गोवा में लागू है। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, गोवा में समान नागरिक संहिता चलती है। 39 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। इसमें जो प्रावधान है ये देखिए आर्टिकल 43A के तहत किया गया है। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 40 में क्या है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो सही भाव व्यक्त करता है वो है देखिए भारत में राज्य या कोई भी धर्म नहीं है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब भारत में जो राज्य होगा, जो स्टेट होगा, ठीक है, वो धर्मनिरपेक्ष होगा, वो किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करेगा, उसके लिए सारे धर्म एक समान होंगे। 41, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। तो ये सबसे पहले लागू की गई देखिए कर्नाटका में। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा।
42, देश भर में जीएसटी कब से लागू है? देखिए देश भर में जो जीएसटी की अगर हम बात करें ना, ये जो लागू है, ये लागू है देखिए 1 जुलाई 2017 से। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 43 देखते हैं, आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक की टैगलाइन है? आपका बैंक आपके द्वारा, ये टैगलाइन किस बैंक का है? देखिए ये टैगलाइन जो है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपका बैंक आपके द्वारा, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का टैगलाइन है। 44, विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है वो, देखिए वो है चाइना। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 45 देखते हैं, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये भारत में सबसे पहले जो लागू किया गया था, ये किया था 1957 में। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 46, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? देखिए भारत में योजना अवकाश यानी प्लानिंग कमीशन का जो बीच में इसका जो गैप गया, इसका जो अवधि था वो तो देखिए 1966 से 69। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। योजना अवकाश की जो अवधि थी 1966 से 69 के बीच में कोई प्लानिंग कमीशन का जो है कोई भी ये सब नहीं आया था। बी हमारा सही हो जाएगा। 37 देखते हैं, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? देखिए भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण करा था, ये किया था देखिए जुलाई 1969 में। ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी साल किया गया था। 48 देखते हैं, खुले बाजार की कार्यवाही समाहित होती है, खुले बाजार की कार्यवाही समाहित होती है, किसमें समाहित होती है? देखिए खुले बाजार की जो कार्यवाही है ना, ये साख नियंत्रण की प्रामाणिकता में समाहित होती है। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 49, इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? देखिए इनसाइड ट्रेडिंग जो है ना, ये शेयर बाजार से, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित यानी इकट्ठा करना और पब्लिश करना, दोनों काम है NSSO का। ठीक है, NSSO का, नेशनल स्टैटिक सैंपल सर्वे ऑफिस ऑफ इंडिया, ये है इसका फुल फॉर्म। तो इसी का ये सारा काम है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपने जो हमारे 40 मार्क्स का जो कट ऑफ है, इसको टच किया या नहीं किया, इसको भी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर डेफिनेटली करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।